अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में खुशामदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं रिफ़ा FM 102.2 और मैं हूं इरफान भट्टी अपने प्रोग्राम गेस्ट लाउंज के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मैं बताता चलूं कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 पे आप सुन सकते हैं, बल्कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे आप इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं। हमारे यूट्यूब पेज पे, फेसबुक पेज पे भी ये प्रोग्राम नशर हो रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर नबीला सदफ साहिबा। डॉक्टर साहबा बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहबा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। और बहुत शुक्रिया आने का, बड़े शार्ट नोटिस पे आपने में आपसे रब्ता हुआ और आपने हमें वक्त दिया। जो मौजू डॉक्टर साहब आपके साथ गुफ्तगू के लिए हमने तय किया है, चूँकि हम यूनिवर्सिटी में हैं, यंग बच्चों के साथ हमारी इंटरेक्शन ज़्यादा रहती है यहाँ पे, तो हमें यूथ को जहन में रखते हुए उनके बड़े मसाइल जो है ना हमारे सामने आते हैं, मसाइल भी आते हैं और बाज़ तो बड़ी एनर्जीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो मौजू आज का वो है जो हमारी जो जेन जी जिसको हम कहते हैं, जनरेशन जी। तो इसका जो ये तेज़ी से जो बदलती हुई दुनिया है, इसमें वो कैसे अपने आप को कामयाबी के स्टैंडर्ड तक रख सकते हैं, इस पर हमने बेसिकली बात करनी। अगर हम अंग्रेज़ी में देखें तो उसका जो है हमारा टॉपिक बनता है वो जेन जी, थ्राइविंग इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे ये पूछेंगे कि ये जनरेशन जी से क्या मुराद है? हम बड़ा आजकल ये टर्मिनोलॉजी सुनते हैं। जनरेशन जो जेनजीज है ना, हमारी जनरेशन, उसका ये है कि 2012 तक है ये, और स्टार्ट 1996 से कर लें, यानी 90s से स्टार्ट हो रही है। ये वो जनरेशन है जो कि जब इसने आँख खुली है तो जो डिजिटल आप कह लें, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन का यूज़, इस तरह से ये ग्रो अप हुई है, उस थिंकिंग के साथ, उस एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ ग्रो अप हुई है। तो इनके जो माइंड है, ये इनकी जो चीज़ें हैं, वो इसी तरह से डेवलप होना शुरू हुई हैं। जो टाइम स्पेंड है वो इनका बहुत कम हुआ है। टाइम स्पेंड कम होने का ये मतलब है कि फ़ॉरन इन्फॉर्मेशन इनके पास है, एक क्लिक के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग इनके पास अवेलेबल है, सोल्यूशन भी उधर से अवेलेबल है। और उसके अलावा साथ साथ जो है ये आगे की तरफ, यानी नई नई चीज़ को लेके चलना, अवेलेबिलिटी का हो जाना। तो ये जनरेशन जो है वो, हम इसको ऐसे जो है करेक्टराइज करेंगे, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास, और सोल्यूशंस भी होते हैं। सही, चलिए अच्छी बात है कि सोल्यूशंस भी हैं। जी जी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ, अदरवाइज तो बड़ी कन्फ्यूजन होती। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ें, थोड़ा सा मुझे आप अपना करियर का, एजुकेशनल करियर का बैकग्राउंड, ख़ास तौर पे साइकोलॉजी की पढ़ने का या साइकोलॉजिस्ट बनने का, ये कैसे ख्याल आया आपको? कभी कभी पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है। तो शुरू से ही मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलप हुई थी गुड लिसनर की और एक हेल्पिंग नेचर की। तो जैसे यूनिवर्सिटी में जो है वो इनिशिएट लिया या चीज़ें की, तो सब्जेक्ट तो वैसे भी साइकोलॉजी था, तो ह्यूमन को समझने का और ब्रेन के ऊपर काम करने का मुझे बहुत मतलब एक क्यूरियोसिटी भी हुई और अच्छा भी लगना शुरू हुआ। उसके अलावा ये चाहती थी कि कुछ इस तरह से एंगेज हो जाऊं जिसमें मैं हेल्प कर सकूं लोगों की, क्योंकि सबके लिए जो है बहुत मुश्किल काम होता है ये। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर इस तरह से कनेक्टिविटी करते गए कि फिर मेरा शौक़ भी बढ़ता गया, और अब तकरीबन मुझे इस फील्ड में 14 से 15 साल हो गए हैं। तो मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ, इमोशनल हेल्थ के ऊपर काम कर रही हूँ। बेसिकली बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और ड्रग एडिक्शन थेरेपिस्ट हूँ। सही है। ये जो क्लिनिकल साइकोलॉजी और एक और दो मेन इसके जो शोबे होते हैं, तो ये बेसिक फ़र्क क्या होता है इसका? अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, और साइकेट्री है। साइकेट्री टोटली मेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि ब्रेन के केमिकल्स को या इम्बैलेंस हो गया, क्लिनिकली उनको ट्रीट किया जाता है, मेडिकेशन के थ्रू किया जाता है। उसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, पूरी MBBS उनकी डिग्री होती है, और वो बहुत प्रोफेशनली उन चीज़ों को लेके आगे करते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की हम बात कर लें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे, ठीक है, यानी टेस्टिंग होती है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग है आपकी। जैसे हम ब्लड का टेस्ट करते हैं, इसी तरह इमोशंस का बेसिकली एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, या डिटेल एक टेस्ट होता है, पर्सनालिटी का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद जो वो क्लिनिकली उन चीज़ों को देखते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, इस तरह से कि मेडिकेशन के साथ ब्रेन में क्या इफेक्ट है, और मूड स्विंग्स किस तरह से, पर्सनालिटी कैसे, एडिक्शन की तरफ है तो वो किस तरह से, देन उनको ट्रीट किया जाता है। अप्लाइड साइकोलॉजी की हम बात कर लें, साइकोलॉजिस्ट की बात कर लें, तो दे आर बेसिकली काउंसलर्स, कि वो आपको एक डायरेक्शन के हवाले से बताते हैं, आपको सिचुएशन से निकालते हैं, आपके एंगर इश्यूज़ को ठीक करते हैं, आपकी एंग्जाइटी इश्यूज़ को बेहतर करने में आपको हेल्प आउट करते हैं,
आपके कैरियर काउंसलिंग के लिए आपको जो है वो करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं काउंसलर की तरफ या थेरेपी की तरफ। वो एक पूरी थेरेपी सीरीज़ है। वो एक थेरेपिस्ट होता है जो कि एक ही डोमेन के ऊपर एक स्पेसिफिक थेरेपी होती है। जैसे हम CBT कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मोटिवेशनल थेरेपी हो गई, तो उनके ऊपर प्रॉपर काम करना शुरू करता है कि उस लाइफ में लाने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए एनवायरनमेंट में। और काउंसलर है तो वो आपको डेफिनेटली कैरियर में भी करेगा, जर्नलाइज करके आपको उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जो कि इनिशियल स्टेज पे क्लाइंट अगर हो तो। ये बेसिक डिफरेंस है इनमें। सही है। डॉक्टर साहब, अब एक टॉपिक पे आते हैं जी। हमारे यहाँ यूथ में, हमारी नौजवान जो नस्ल है, इसके अंदर ना हमें बड़ा ज़हनी दबाव और तनाव और बेचैनी, ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो आपके ख्याल में क्या बुनियादी वजूहत हैं इसकी? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो जनरेशन है जेनजीज, इनके पास इंफॉर्मेशन भी है, चीज़ें भी हैं, विद इन अ क्लिक सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आ जाती है। उसकी वजह से ना जब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दौड़ की तरफ, तो वो जो प्रेशर है ना वो बिल्ट इन जब नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से ये स्ट्रेसर्स या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है ना, हैंडलिंग ना करना या प्रॉब्लम आ जाना, प्रेशर फील करना, तो ये जो है ना इस तरह के इश्यूज से जो है ये आजकल की जनरेशन जो गुजर रही है। पर्सनालिटीज़ के इश्यूज भी आ रहे हैं, वीक फील करना साइकोलॉजिकली, स्ट्रेस में डीलिंग का कम हो जाना, क्योंकि विद इन अ सेकंड हम जब भी कह रहे हैं तो स्ट्रेस विद इन अ सेकंड डील नहीं हो पाता ना, ब्रेन टेक्स टाइम, उन्हें टाइम चाहिए होता है। तो शायद वो घंटे का जो हमारे टाइम का जो एक स्पैन था कि हमें पूरा टाइम चाहिए होता था कि एक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमने पूरा काम करना है, फिर उसको हमने समराइज़ करना है, फिर अपने अकॉर्डिंगली उसको खुद से। लेकिन अब AI है और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, चीज़ें हैं, ChatGPT है, तो उसमें फटाफट वो चीज़ें जो है कंबाइन हो जाती हैं। ऑब्वियस ही बात है, फिर जब वो खुद का ब्रेन काम करने लगता है, जो कि 30 सेकंड या 60 सेकंड हम कह लें, 30 सेकंड्स तक आ गया, महदूद हो गया, उस टाइम स्पेन से जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो ज़ाहिर सी बात है टाइम टेन्योर, तो फिर प्रॉब्लम आते हैं, वो इश्यूज़ आ रहे हैं एंग्जाइटी के, डिप्रेशन के। डॉक्टर साहब, आपने फरमाया कि ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का बेदरेज इस्तेमाल जो देखने में आ रहा है, ये बड़ा इफ़ेक्ट कर रहा है नौजवानों की ज़हनी सेहत को भी, उनकी खुद एतमादी को भी, उनकी शख्सियत की। तो इस पे फिर इसको निपटा कैसे जाए, इसको बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए? जी, बहुत सारे जेंजीज ऐसे हैं जो इन चीज़ों को ना मैनेज कर भी रहे हैं। अब जो हमारी यूथ है ना बेसिकली, तो एक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो इसे बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ कि वो चलो सोशल मीडिया जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत अच्छा है कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आप उसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर रहे हैं, पॉजिटिव आउटकम्स निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ है तो थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आप ये देख लें कि एक जो इस तरह ये जो जनरेशन है हमारी, तो इसमें आप ये देखें कि हमारा ना एक गोल सेटिंग होती थी कि इस एज में हमने इस स्टेट तक पहुंचना है, यानी 25 तक हमने एजुकेशनल कैरियर को ओके कर देना है, फिर 30 तक हम जाके कहीं जॉब स्टार्ट करेंगे। तो इस टाइम अब 25 की एज में आप देख लें कि जेनजीज जो है ना वो सबसे पहले ये कहती हैं कि हम जॉब स्टार्ट कर दें। और रिसर्चेस में भी ये चीज़ हुई है कि इंटरव्यूज़ के लिए जिस बच्चों के जो इंटरव्यू आते हैं या उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें से मोस्टली जेनजीज हैं, 70% जेनजीज हैं, और बाकी जो हैं वो हमारे जो थोड़े से मुख्तलिफ जनरेशन के लोग हैं वो हैं। तो ये चीज़ें उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि गोल को सेट करें, गोल को रियलिस्टिक अप्रोच के साथ उसको देखें, और उसके बाद जो चीज़ आपसे हो सकती है उसको आप कर लें, जो चीज़ नहीं हो सकती फॉर द टाइम बीइंग उसको आप एक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि इसके बाद जब आप उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे ना तो बेहतर तरीके से होगा। सेकंड ये कि ब्रेन को और ख़ुद को थोड़ा सा टाइम दें। स्ट्रेस तब जनरेट होता है जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जब आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि मुझे प्रेशर आ गया है, तो या तो कैपेसिटी बिल्डिंग हमें बड़ी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टाइम स्पेन कैपेसिटी बिल्डिंग का बढ़ाएं। नहीं हो पाता तो जितना आपके पास टाइम है उस टाइम पे आप कंपैरिजन की तरफ नहीं करना कि सामने वाले ने गेम खेल लिया, उससे उसने इतना अर्न कर लिया है या इस तरह से, तो आप वहाँ से कंपेयर ना करें, आप अपने ऊपर काम करें जितना आप कर सकते हैं। इससे हेल्प होगी, टाइम मैनेजमेंट पे हेल्प होगी, रियलिस्टिक गोल के ऊपर हेल्प होगी, अपने लिए जो पर्सनल मी टाइम है उसको निकालने में हेल्प होगी। इससे होगा ये कि प्रेशर कम होगा, डीलिंग आना शुरू हो जाएगी, पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, और जो उनके गोल्स हैं वो रियलिस्टिक होना शुरू हो जाएंगे और उसके ऊपर वो बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। सही है।
सामने मोहतरम प्रोग्राम गेस्ट लाउंज आप समाअत फरमा रहे हैं रिफा FM 102.2 पे। और जैसे शुरू में मैंने बताया था कि ये प्रोग्राम न सिर्फ रिफा FM 102.2 यानी रेडियो पे सुना जा रहा है, बल्कि ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी देखा जा सकता है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नबीला सदफ साहिबा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारा जो यूथ के जो इश्यूज़ हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, जेन ज़ी के ख़ास तौर पे क्या वीकनेसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इस पे गुफ्तगू डॉक्टर साहबा से जारी है। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, पीछे ना रह जाऊं कहीं, वो एक रेस नज़र आती है मुझे। जब ये प्रोग्राम आपके साथ कंडक्ट कर रहा हूँ तो मेरी एक बड़ी फेवरेट मूवी है हमारे हमसाया मुल्क की, 3 इडियट्स। वो सारी मेरे जहन में अभी वो गूंज रही है, बड़ी मिलती जुलती चीज़, हालांकि वो कई साल पहले वो मूवी बनी, बट वो बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच थी उसकी, उस मूवी की। तो रेस एक है, मैं पीछे ना कहीं रह जाऊँ, ये भी बहुत बड़ा मसला है हमारे यूथ में आजकल, बहुत बड़ा है। और इसमें जान से चले गए हैं बच्चे, ऐसा ही है। आप देखें रीसेंट आप इंसिडेंट्स देख लें कि खुदकुशी, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, एडिक्शन की तरफ चला जाना, रनिंग 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 रनिंग, तो फिर थकन तो है ना, आप कितना भाग सकते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो भी आपने बताया फियर ऑफ मिसिंग आउट या मिसिंग समथिंग, अब उसमें ये देखें कि आपके हाथ में सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन है, खुद भी आप ये देख रहे हैं और हमारे जो सामाईन हैं उनको भी ये चीज़, ये क्लिक करेंगे, कनेक्ट करेंगे कि हम सब शायद, यूथ तो बहुत है, हम सब शायद ये कि मिसिंग ना हो जाए कोई इन्फॉर्मेशन और हम ही प्रोवाइड करें वो। तो उसके लिए ये चीज़ है कि मिस होने दें, इस फियर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। नॉर्मल है, इट्स ओके। अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो घंटे के बाद आपको मिल जाएगी। और लेट्स सपोज अगर सबसे पहले आपने उस चीज़ को देख भी लिया, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच भी गई, या वो यूनिक चीज़ आपने कर भी ली, तो फिर क्या हुआ? मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर वो आपको मिल गई है तो मिल गई है, आपको पैसे मिल गए हैं, आपको फेम मिल गया होगा, आपको चीज़ें, फेम आपको ये वाली अगर मिस हो जाती है कोई एक, दूसरे से मिल जाएगा, लेकिन रियलिस्टिक हो। तो ये जो भागना भागना भागना, इससे होगा तो किसी का भी कुछ नहीं, आपकी अपनी पर्सनैलिटी ख़राब होगी। जिस तरह मिस आउट हो रही है ना इन्फॉर्मेशन, अगर यूथ इसी तरह मिस आउट के फियर से बाहर नहीं निकली तो ये खुद मिस आउट हो जाएगी। क्योंकि 2 मिनट के लिए अगर आप मिस आउट हो जाए तो एक फियर जनरेट हो जाता है कि मैं सामने नहीं आया ना तो लोग मुझे भूल जाएंगे। तो इट्स ओके। उसका जो पॉजिटिव आउटकम है, या मैं इसको अगर अपोजिट उसके ऊपर देखूं कि हम उसको डील कैसे कर सकते हैं, तो अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी थिंकिंग से, अपने एक्ट से अपने आप को मनवाएं। जब वो अपने आप को मनवाएंगे ना तो फियर ऑफ मिसिंग कहीं पे भी नहीं रहेगा, फियर ऑफ एक्सेप्टेंस भी नहीं रहेगा। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर चुके होंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इसकी सबसे मज़े की बात यह है कि अगर इन चीज़ों पे काम करना शुरू कर दिया ना इन बच्चों ने, तो जो इनको फियर था ना वही इनके सामने आके खड़ा भी हो जाएगा, और ये उसको बड़े मज़े से फेस भी कर लेंगे, पर्सनैलिटी को अपनी बना के चीज़ें करके। और ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके पास खुद ही सामने आके खड़ी होती हैं कुछ टाइम के बाद। लेकिन ऑन द टाइम बच्चे हैं, यूथ है, सोच है, तो उस हिसाब से देखते हैं। तो उसमें बस अपने आप को ज़ाया ना करें। इस फियर में आप अपनी पर्सनालिटी को कहीं मिस आउट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं हो रही, आप अपने आप को मिस आउट कर देंगे उस इंफॉर्मेशन को कैच करके। बिल्कुल, तो ये एक जो है वो एलिमेंट है। डॉक्टर साहब, जो हमारा तालीमी करियर है हमारे बच्चों का, हमारी नौजवान नस्ल का, उसकी एक गैर यकीनी सूरत हाल, और फिर वालदैन का प्रेशर भी होता है, तवक्कुआत भी होती हैं औलाद के साथ, जब वो कोप अप नहीं कर पाते ऐसी चीज़ों से, तो वो उनकी शदीद किस्म की जहनी दबाव का एक ज़रिया बनती है ऐसी चीज़। तो इसको कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं, ख़ास तौर पे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम देखते हैं जो जिस मूवी का मैंने जिक्र किया उसमें भी वो सुसाइड का एक उसमें केस आता है। राइट नाउ अभी हमारे हमसाया मुल्क में बहुत बड़ी कैंपेन एक चल रही है यूथ की तरफ से, और वो थी कि उनके जो CSS के एग्ज़ाम्स थे उसमें मैनिपुलेशन की गई। 21 लोगों ने सुसाइड की जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी उसके लिए, और वो नहीं पास कर पाए। हमारे यहाँ भी कई वाक़यात देखने में आते हैं, सुनने में आते हैं कि एक बच्चे के मार्क्स कम आए हैं तो अपने जान ले ली। ये टेंडेंसी भी बड़ी बढ़ रही है, और किस हद तक ये मतलब जानलेवा भी साबित हो सकती है? सर, इसमें मैं ये कहूँगी कि ये जो जंग है ना, ये वाली लड़ाई है, ये पहली जनरेशन से चलती हुई आ रही है। जनरेशन गैप है हमेशा, 10 साल का 20 साल का जनरेशन गैप ऑटोमेटिकली होता है।
तो उसमें बहुत आसान सी बात है कि एक तो हमारे अंदर ना सुनने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। मुझे ऐसे लगता है, बल्कि लगता क्या है, हम इसके ऊपर अगर काम करें, और जो लोग कामयाब हैं वो इसी वजह से हैं, जिनकी आप हिस्ट्री देख लें, जो किस पोजीशन पे पहुंचे हुए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं भाग दौड़ के पहुंचे, बड़ी स्ट्रगल की है। उनमें जो चीज़ें थी ना, वो ये चीज़ थी कि सुनने की सलाहियत। पहले सामने वाली अब हम भी एक मतलब अपर जनरेशन पे आ गए हैं, जो हमारी मतलब जेंस है, इसको सबसे बेस्ट चीज़ क्या है कि उसको ना कंप्लीटली सुने, कंप्लीटली वो कहना क्या चाहता है, गोल्स क्या है, चीज़ क्या है, एम्स क्या है, और उसमें आप इंटरप्ट। अब एक बच्चा किसी पोजीशन, किसी प्रॉब्लम में है, प्रेशर में है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि CSS के एग्जाम्स वो दे रहा है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन उसके सामने है, उसने पेपर देने जाना है, उसने इंटरव्यू देने जाना है, उसने चीज़ें करनी है। अब घर वाले, जो हम पुरानी जनरेशन के सोच के लोग हैं, तो हम भी तो अपनी सोच नहीं सर चेंज करते ना। हम उनको क्या कह रहे हैं, राइट टाइम पे हम उसको ये नहीं बता रहे, हम उसको कह रहे हैं हाँ पहले भी आप पेपर देने गए थे, तभी भी तो तुमने फेल ही होना है। तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ट हो रहा है। अब वो वहाँ पे जाके इस चीज़ के साथ नहीं बैठेगा कि मैं फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, वो ये कहेगा कि वो जो जैसे पीछे से प्रेशर था ना, उसको मैं बेयर नहीं कर पा रहा। अम्मी की बात, अब्बू की बात, खानदान वालों की बात, लोगों की बात, बड़ी ही क्लियर चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो पेरेंट और हमारा एजुकेशनल, दो चीज़ें जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जिससे हम बेहतर कर सकते हैं या हमें करने की ज़रूरत भी है। एक ये है कि पेरेंट बच्चे को सुने, उनके साथ अपनी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाए, अपनी सोच को उनकी सोच के साथ एक्सपीरियंस के साथ बता दें, और उसको ये चीज़ बताएं कि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, हो सकता है कि तुम उसे डिफरेंट तरीके से एक्सपीरियंस करो। उसको आप एक प्लेटफॉर्म दें, प्लेटफॉर्म पे आप उसे सिर्फ ये ना बताएं कि आपने यही बनना है, यही चीज़ करनी है, ऐसे है, फलाना ये था। आप उसे ये बताएं कि इट्स ओके, मेहनत तुम्हारी होनी चाहिए, बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो। अगर एक चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाती है तो 4 चीज़ें आपका वेट कर रही होती हैं, लेकिन प्लान बी भी अपने पास रखो कि प्लान बी, बेटे आपने प्लान बी को देखा है, अगर इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन नहीं हुआ, इस जगह पे आपका जो है आप इंटरव्यू नहीं हुआ, पास नहीं होते, सैलरी आपकी उस तरह से नहीं है, या अगर किसी भी कंपैरिजन में जा रहे हो, बुली हो रहे हो, तो क्या आपने उस चीज़ के लिए प्लान बी को देखा है? अगर एक बच्चा बुली हो रहा है या प्रेशर में आ रहा है या चीज़ों में आ रहा है, तो उसके पास इतना स्पेस होना चाहिए कि वो अपने किसी एल्डर वन से डिस्कस कर सके, बुली को डिस्कस कर सके, थॉट्स को डिस्कस कर सके कि मल्टीपल चीज़ें मेरे जहन में घूम रही हैं। और पेरेंट्स को फिर ये चाहिए, ये जनरेशन गैप जो है, या टीचर्स को ये चीज़ चाहिए कि वो थोड़ा सा उसको टाइम ज़रूर दें, क्योंकि जब आप टाइम देते हैं, आप उसके साथ टॉक करते हैं, बात करते हैं, तो फिर ये चीज़ एक डीलिंग में भी बेहतर हो जाएगी, सुसाइडल टेंडेंसी भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ जाएगी, पर्सनैलिटी में एक नया स्पार्क आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, खुल के अप्रिशिएट करें। अभी जैसे हम रिसेंट भी बात कर रहे थे कि हमारे अंदर अप्रिसिएशन बहुत कम कहीं पीछे रह गया, अब खुल के अप्रिशिएट करें। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके वर्ड्स से, आपकी थिंकिंग से, आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलना चाहिए सामने वाले को कि वाकई जो है ना कि मुझे बूस्टर मिला है। तो वो चीज़ जो होती है ना, वो एक, ये हमारी यूथ है ना, एक्टिव है, हमसे ज़्यादा एक्टिव है, और हर दफ़ा यूथ एक्टिव ही होगी जिस भी जनरेशन में हम चले जाएँ। उसको उसी के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे ना, आप देखें हम कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको रिपीटिशन मोड पे सुन के, तो मुझे लगता है कि अगर 4 लोग भी इस चीज़ को सुन के वर्कआउट करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि हम किसी एक बच्चे को बचा लेंगे सुसाइडल थिंकिंग से, प्रेशर से, और उसको डीलिंग सिखा सकते हैं। और हो सकता है कि वो बच्चा आगे 2 बच्चों को सिखा दे, तो कतरा कतरा करके दरिया बनता है। तो हम काम कर सकते हैं। हम जनरेशन जी को जो है बुरा नहीं कहते, लेकिन हम ये कहते हैं कि उसको बहुत और भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हम कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, आपने एक ट्राइका की जिक्र किया, वालिदैन हैं, टीचर्स हैं, सोसाइटी है, या दोस्त हैं, या बच्चा खुद एक उसका बड़ा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है। पेरेंट्स का शिकायत ये होती है कि बच्चे हमारी बात को समझते नहीं हैं, और बच्चे कहते हैं जी कि वालिदैन हमें नहीं समझ पाते। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये जो सोच का एक गैप यहाँ पर डेवलप होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? कनेक्टिविटी नहीं है ना। अभी अगर हम अभी वाली जनरेशन और अभी वाली पेरेंट्स की हम बात करें, आप मुझे ये बताएं, अभी रिसेंट एक चल रही थी वीडियो जिसमें एक बच्चा गुम हो गया था। तो जो मदर थी ना, वो उसके हाथ में कॉन्टीन्यूसली मोबाइल फ़ोन था। हमारी कनेक्टिविटी कहीं ब्रेक हो गई है सर।
अगर हमारी कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगी ना तो शायद मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। पेरेंट्स हैं, अब पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन अब पेरेंट्स के भी हाथ में है। अगर एक बच्चा मोबाइल फ़ोन लेके आता है ना, आपको बताता है कि आज मामा या बाबा मैंने ना इस चीज़ को थोड़ा सा सीखा है, आप इसको देखेंगे कि मैंने सही सीखा या नहीं सीखा, तो आप उसमें ना इंटरेस्ट डेवलप करें। और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने का तरीका ये है कि आप उसके साथ बैठे से बताएं कि यार मुझे भी बताओ बेटे आपने ये कैसे सीखा, किस तरह से सीखा, तो उसे बताएं कि इसका आपको फ़ायदा क्या हुआ, इसमें आपने कोई पॉजिटिविटी देखी। तो ये तो छोटी छोटी कनेक्टिविटी है ना, बच्चों के साथ ही बेहतर होगी। इस चीज़ से दूर हो जाएंगे आप, सारी रात फैमिलीज़ भी, पेरेंट्स भी और बच्चे भी मोबाइल फ़ोन में ही हैं। वो मी टाइम आप कर लें। गेमिंग है, अब आजकल जो ये वाली जनरेशन जी है ना, तो ये गेमिंग को ना फरागत नहीं समझती। जैसे हम कहते थे ना हमारे टाइम पे, जितनी मतलब मेरी एज, मैं अपने हिसाब से अगर बात करूं तो मैं तो गेम को जो है वो हम कहते थे कि फ्री टाइम में हम लेजर टाइम है गेम खेलेंगे। लेकिन अब गेम जो है ना वो एक प्रोफेशन है, लाइक आपने उससे रूटीन का हिस्सा करना है। तो उसको पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? अगर एक गेम पॉजिटिवली बन रही है, चीज़ें हैं, तो पेरेंट्स उसमें कितना पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं और उसको रियलिस्टिक अप्रोच की तरफ कैसे लेके आ रहे हैं, देन ये गैप ख़त्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाएगी, कनेक्टिविटी डेवलप हो जाएगी, हम पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि हम उस तरह से करें। और इनिशियल स्टेट जब बच्चा ग्रूम हो रहा होता है, आपको पता है पेरेंट्स को और स्पेशली मदर को ना बहुत अच्छे से पता होता है कि मेरा कौन सा बच्चा किस तरह से ग्रूम करेगा। इस बात पे मैं 101% श्योर हूँ, उनको पता होता है। तो अगर वो उस चीज़ को इग्नोर करने की बजाय उसके ऊपर काम करना शुरू कर देना, तो आप देखें हमारी ही सोसाइटी है ना जिसमें कितने एक्टिव लोग हैं, वो साइंटिस्ट भी बने हैं, उन्होंने जो है वो एक जहाज़ भी इन्वेंट किया है, बल्ब भी इन्वेंट किया है। तो हम जनरेशन जी से आगे चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव कनेक्शन बहाल करके बहुत अच्छी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। एआई है, उनको लगता है एआई से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि हम इस तरह से इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से पुट इन कर सकते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हम उसको कितने अच्छे कोलैबोरेशन से बता सकते हैं। करें एआई से हम बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं इस जनरेशन को कि दरख्त कैसे लगाएं। हम ये बता सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस अभी हमारे चल रहे हैं, तो आपने अपने आप को सेफ कैसे करना है। बच्चे यही देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वो लर्न करेंगे, देखेंगे पॉजिटिविटी, नेगेटिव देखेंगे तो वो नेगेटिव बिल्ड होंगे, फिर वो शेयर करें अपने पेरेंट्स के साथ। और पेरेंट्स को ये स्पेस दें कि जब वो ये चीज़ बताएं कि देखो बेटा ये वीडियो देखो, आपने इससे क्या लर्न किया। तो सर मुझे लगता है कि ये छोटी मैं तो एक एग्जांपल ही दे सकती हूँ, लेकिन अगर इसके ऊपर हम देखें इस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से तो काम तो हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमने इंडिपेंडेंट लिविंग को बड़ी स्पीड के साथ अडॉप्ट किया है, वेस्टर्न जो एक कल्चर था, और हमारा वो जो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम सॉर्ट ऑफ चीज़ थी बड़ी हद तक कंप्रोमाइज़ हुआ। पहले एक टीवी होता था घर में, पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के देखते थे। अब हर बंदा अपनी अपनी स्क्रीन पे अपने मतलब एक ही कमरे में होंगे, लेकिन हर बंदा अलग उसको एंजॉय कर रहा होगा। अभी रिसेंटली फुटबॉल मैच था, हम पूरा तो नहीं देख सकते फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप था, लेकिन फाइनल मैंने देखा। तो मेरे दो बेटे उसी कमरे में अलग अपने अपने मोबाइलों पे हम देख रहे थे। तो ये चीज़ कितनी हद तक हमारी जहनी सेहत और हमारे इस तरह के मसाइल में, या जो एक बॉन्डिंग क्रिएट होती थी फैमिली की आपस में इकट्ठे बैठ के, वो कितनी कंप्रोमाइज़ वो अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी कंप्रोमाइज़ हुई है। इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बहुत कंप्रोमाइज़ हुई है और इसके ऊपर काम करने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि 15 साल दिए हैं सर। अगर हम अभी ये बात कर लें, 15 साल दिए, ये अभी एकदम से मोबाइल फोन लगने नहीं हुए, इस जनरेशन को हमने 15 साल दिए। ऐसे ही बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। ऐसा ही। हाँ जी। डॉक्टर साहब, आपने बात की आजकल के एक और बड़ा चैलेंज है ना सोशल मीडिया, साइबर बुलिंग हो रही हुई है, हरासानी के बड़े वाक़यात पेश आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इस हमारे सोशल मीडिया पे जो एक्सपोजर है हमारा, बच्चे उसका भी बहुत शिकार हो जाते हैं। तो कैसे महफूज रखा जाए उनको, क्या स्ट्रेटजीज इख्तियार करें कि वो हमारे यंग जनरेशन बच सके इस तरह के मसाइल से? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस इस चीज़ की लानी बड़ी ज़रूरी है कि क्योंकि ज़ाहिर है इन चीज़ों से ना सेल्फ इस्टीम बड़ा डाउन होता है, नेगेटिविटीज़ आती हैं और डिपेंड कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, कमेंट्स के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। बाहर हम देख रहे हैं कि शायद घर की अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो हम अपने इर्द गिर्द की अप्रिसिएशन से अपने अंदर की जो एक एम्प्टीनेस है उसे हम फुलफ़िल करें। तो उसका सलूशन ये है कि ब्लॉक कर दें। टॉक्सिक कमेंट आ रहा है,
चीज़ें हो रही हैं बुली, सबसे पहले तो आप उस नंबर को या उस अकाउंट को ही ब्लॉक करना। आपके अंदर नहीं है कैपेसिटी, आप फेस नहीं कर पाते, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी होती है, ब्लॉक कर दें। आपके लिए वो बंदा मैटर ही ना करे। सेकंड ये कि अपनी वो फीलिंग राइट पर्सन से डिस्कस कर लें कि मुझे ना उधर बुली किया जा रहा था और मुझे ये ऑकवर्ड लगी है। प्रैक्टिस हमें करनी है ये कि हम ये वर्ड तो बता सकते हैं ना किसी मतलब घर वालों के साथ या जो भी एक बंदा है कि यार मुझे तो ये बुली हो रहा है, मुझे ये बुरा लग रहा है, ऑकवर्ड फील हो रहा है। आप कथार्स आउट कर देते हैं ना तो बेहतर हो जाते हैं। उसके अलावा आप नेगेटिविटी वो आप मैसेजेस ही डिलीट कर दें, क्योंकि सबसे पहले आपकी मेंटल हेल्थ है, आपकी मेंटल हेल्थ पॉजिटिव है चीज़ें। और हाँ, अपनी गोल सेटिंग जो आपने रखी हुई है उस पर काम करें पॉजिटिवली। थर्ड चीज़ एंड लास्ट, अपने ज़मीर को मुतमईन रखें। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, जितना आप ग्रूम करेंगे, छोटी एज में आपने जॉब कर ली, छोटी एज में आपने बिजनेस सेट कर लिया, छोटी एज में आप कैरियर की तरफ चले गए, छोटी एज में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, जितना आप स्ट्रांग हुए हैं, एक्सेप्टेड कि आपके पीछे उतने ही टॉक्सिक लोग बढ़ेंगे। ये नहीं है कि एक रह गया टॉक्सिक। आपने 4 गोल्स अचीव किए हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि 8 लोग जो है ना आपके ऊपर कमेंट करने के लिए रेडी हैं, और वो 8 लोग वो हैं जो आपको आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। तो ब्लॉक देम, उनको छोड़ दें, फोकस नहीं करना और अपना स्ट्रांग करें। नेगेटिव लोग जितनी हद तक बर्दाश्त हो सकते हैं, 10 मिनट बर्दाश्त हो रहे हैं ना, 5 मिनट वहां से उठ जाएं, बहुत पॉजिटिव वे में। पता होता है, मुझे पता है कि मैं 15 मिनट बर्दाश्त कर सकूंगी, 15 मिनट के बाद मेरी मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है, सामने वाला भी मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैंने वहां पे क्या करना है, मैंने 10 मिनट्स में मैंने उस चीज को ना बहुत ही पॉजिटिव वे में कि ताकि यार सामने वाले को भी बुरा ना लगे और आप भी करें। सेकंड, जिसके साथ भी अपना कनेक्शन स्ट्रांग करें, कोशिश ये करें कि आपकी अपनी ज़ात की वजह से ना सामने वाला इरिटेट ना हो। जब सामने वाला इरिटेट नहीं होगा ना तो आपके कनेक्शन ऑटोमेटिकली बड़े पॉजिटिव बनेंगे, बड़े खुले डुले बनेंगे। और हमें भी थोड़ा सा खुला डुला होना पड़ेगा अपनी दोस्ती को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने कनेक्टिविटी को लेके। तो शक थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा, हमें बहाल करना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों से जो है ना ये फिर इधर फोकस नहीं जाएगा इन नेगेटिव कमेंट्स के ऊपर, बुली के ऊपर। ये चीज़ें होती हैं। सही है डॉक्टर साहब। मैं जब अपना मीडिया में एमफिल कर रहा था तो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, TDS सिंड्रोम एक होता है, थिननेस डिपिक्टिंग सिंड्रोम के। आप जब कंपैरिजन करते हैं मीडिया पे जो चीज़ें देखते हैं, खूबसूरती की जो गैर यकीनी किस्म की जो कंपैरिजन करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मीडिया पे आपको मॉडल्स सॉर्ट ऑफ लोग नज़र आते हैं, और जब अपना कंपैरिजन हम उनके साथ करते हैं तो हमें अपना आप बुरा लगता है। तो ये भी एक बड़ा फैलता, हमारे चूँकि हम यूथ की बात कर रहे हैं तो ये भी बड़ा एक मसला है हमारे आजकल के जेनजी का। क्या होगा अगर हम कंपेयर करने की बजाय रोल मॉडल बना लें? बड़ा फर्क है दोनों बातों में। उन जैसा बनने की कोशिश करें, उन जैसा बनने की कोशिश करेंगे ना, बने अगर आपको पसंद है। लाइक मुझे अगर किसी की पर्सनालिटी पसंद है, मैं कहती हूँ कि वो बहुत ग्रूम्ड इंसान है, मैं उसकी तरह बनना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको अपना गोल कर लूँगी ना, इम्प्रेस आप कह लें या आप पॉजिटिव कनेक्टिविटी कह लें इसको, कि आप उस तरह से कर लेंगे। तो मैं कंपेयर क्यों करूँ? मैं शीशे के सामने खड़ी हो रही हूँ, मैंने एकदम से वो ऐसा लग रहा था तो मैं भी वैसे ही बनती हूँ, तो मैंने तो अपना सत्यानाश ही करना है। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि यार वो पर्सनैलिटी में बड़ा अच्छा लग रहा था, ट्राई करती हूँ, बड़ी इंप्रेस हूँ मैं उससे, तो ट्राई करती हूँ क्या पता मेरे ऊपर भी अच्छा लगे, मैं उसको अडॉप्ट करके देखती हूँ। तो उससे मैं ना लर्न करूँगी। उससे क्या होगा कि मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया या मैंने देखा ना, तो या तो मैं उस चीज़ को कह लूँगी कि यार मेरे पे सूट नहीं कर रहा, या मुझे मतलब अट्रैक्ट नहीं फील हो रहा, या मैं उसको छोड़ दूँगी या मैं अडॉप्ट कर लूँगी। तो उसमें वो जो है ना कंपैरिजन हमेशा नुकसान देती है सर। आप करें, मैं तो कहती हूँ कि रोल मॉडल बनाएं, आप अच्छी चीज़ को रोल मॉडल बनाना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को रोल मॉडल बनाया, अपनी पर्सनैलिटी को छांटा है और ठीक किया, बेहतर किया है, तो ये चीज़ अच्छी है। तो क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं ना तो हमारे अंदर एक जेलसी और हसद का एलिमेंट आ जाता है, जो आपको अपने लिए भी नुकसान देता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और सुपीरियरिटी भी आ जाता है कि आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो ये चीज़ है।
बड़ा आसान, आपकी इस बात के ऊपर बड़ी आसान और बड़ी ही वो है कि कंपैरिजन की जगह ना गोल कर लें, ठीक, पर्सनालिटी गोल। तो अगर अच्छा है तो ये नहीं कि अपना भी नुकसान कर दें और वो चीज़ें भी कर दें, ये नहीं करना। डॉक्टर साहब बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू आपके साथ जारी है, लेकिन हमने बहरहाल कंक्लूड करना है। मौज़ूआत ऐसे हैं कि इस पे तो कई घंटे गुफ्तगू की जा सकती है, हमारी डे टू डे चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक और टेंडेंसी ये देखने में आती है कि हम लोगों में अगर कोई नफ्सियाती मसला डेवलप हो चुका हुआ है या हो रहा है, हम अवॉइड करते हैं साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, कि लोग ये ना समझे कि क्या मैं कोई पागल हूँ या मुझे कोई इस तरह का कोई आर्जा लाक हो गया हुआ है। लोगों को पता चलेगा कि ये साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो इससे वो नेगेटिव मतलब लेंगे। ये कितना डेंजरस हो सकता है अगर हम इसको अवॉइड करते हैं? तो आप डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, आप मेंटल इलनेस की तरफ चले जाते हैं, आप कुछ ऐसे वेस की तरफ चले जाते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी चीज़ों के ऊपर बहुत बुरा नुकसान डालता है। तो सबसे पहले तो मैं इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज दूंगी कि अगर आपको कभी फील होना शुरू हो जाए कि आप जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड द मतलब इमोशंस, या आपको कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, थॉट्स फील हो रहे हैं, इमोशंस फील हो रहे हैं, सफोकेशन हो रही है, ख्यालात आ रहे हैं एंजाइटी के कि क्या हो जाएगा और मैं इस तरफ चला जाऊं, तो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक राइट पर्सन को चूज़ करें, डिस्कस विद देम। अगर नहीं है तो आप माहिर नफ्सियात के साथ अप्रोच करें। इट्स ओके, इट्स फाइन। आपको भी जो है ना, आप ये कहते हैं ना कि जो केयर टेकर होता है उसे भी, जो केयर गिवर होता है उसे भी केयर टेकर की ज़रूरत होती है। इट्स ओके, फाइन। आप जाएं प्रोफेशनल्स के बाद, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट, आप सर्च आउट करें, आप बात करें उनसे, टेबल टॉक करें उनसे, आप अपने प्रॉब्लम को रखें, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक मिरर है। वो कमरे की हद तक आपसे बात करेगा, आप खुल के उसके सामने अपनी बात करते हैं। और मज़े की बात यह है कि कभी कभी आप साइकोलॉजिस्ट के पास जब कथार्स आउट कर लेते हैं ना, तो सोल्यूशन भी आपके अपने पास से निकल आता है। और साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, ऐसा डॉक्टर है जो आपके जज्बात को समझता है, आपको ही आपके डोमेन में लाके खड़ा करेगा और आपको आपकी नज़र से दिखाना शुरू करेगा। हो सकता है कभी कभी हम इंसान हैं ना, हम अपने आप को बहुत बुरा फील करवाना शुरू कर देते हैं, तो हम डाउन भी होते हैं फिर कि हमारे साथ ऐसे हो गया, वो हो गया। तो हमने अपनी नज़र में अपने आप को बुरा नहीं समझना। एरर आ रहा है, इमोशनल एरर आ रहा है, सोच में कोई एरर आ रहा है, हद से ज़्यादा थिंकिंग आ रही है, 4 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ख़राब हो रहे हैं, यानी आपकी अपनी ज़ात ख़राब हो रही है उस चीज़ से, आपकी घर वालों के साथ ताल्लुक़ ख़राब हो रहे हैं, आपके अपने जज्बात ख़राब हो रहे हैं, अपनी थॉट्स अनकंफर्टेबल फील आप कर रहे हैं, आप दोस्तों के साथ नहीं बैठ पा रहे, या आप कोई गोल अचीव नहीं कर पा रहे, बात आपसे नहीं हो पा रही, तो कनेक्ट विद द साइकोलॉजिस्ट। सर्च करें, बार बार सर्च करें अच्छा साइकोलॉजिस्ट। जब मिल जाए तो सबसे पहले आप उसके साथ बैठें, क्योंकि आपको उससे जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपने उसको बतानी है। फर्स्ट सेशन में कभी भी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। आप उसे ये चीज़ बताएं कि मैं ये चीज़ आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, बीइंग अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो वो आपको फिर आपके साथ एक सीरीज़ को लेके चलेगा सेशंस की, और उसके बाद अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, वो फिर एक निकल भी आते हैं उस सिचुएशन से। तो दिस इज़ गुड थिंग टू कनेक्ट विद द पॉजिटिव पीपल्स एंड अ प्रोफेशनल पीपल। प्रोफेशनली वो आपको हील कर देता है, रूह की सिलाई कर देगा बेसिकली। रूह की सिलाई बहुत ज़रूरी है। जैसे हम जिस्म की सिलाई या ऑपरेट के लिए चले जाते हैं, फिर हम हील होते हैं, तो इसी तरह हमारे इमोशंस की जो है वो सिलाई मरम्मत हो जाती है। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। एक आइडियल लाइफस्टाइल, एक जनरली अगर बात करें आखिर में, बिल्कुल एक आम बंदे का क्या आइडियल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे कि वो नफ्सियाती अमराज से बच सके मैक्सिमम? ये तो रोज़मर्रा की रूटीन के हवाले से अगर देखें, क्या रोज़मर्रा की टिप्स दे दें हमें? पैसे के पीछे ना भागें, ठीक है। छोटी चीज़ में खुशी ढूंढें, दूसरों की मदद करें, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशंस को सेम बंदे के साथ कम कर दें, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोशिश जारी रखें, जहाँ थक जाएं बैठ जाएं, देन फिर नई एनर्जी के साथ वापस आए। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी, खाना अपना बेहतर करें, नींद 10 घंटे की 12 घंटे की आपने लाजमी लेनी है। जो काम आपसे नहीं हो रहा उसको छोड़ दें, वो आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो आप कर सकते हैं, 10% की कैपेसिटी है। पूरे दिन में आपने एक इमेज रखा था कि मैं 40% काम कर लूँगा, लेकिन उसमें से आपने 20% उसको कंप्लीट कर दिया, तो आप उसमें कहें कि हाँ मैंने कर दिया। ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान,
मी टाइम बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके या आप बाहर निकल के थोड़ा सा वॉक कर लेना, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना, हैंड्स फ्री लगाने, फेवरेट सॉन्ग सुनने, हील के लिए, नमाज के लिए आप चले जाएं, खड़े खड़े आप तेज़ी तेज़ी वॉक भी करते हैं, खड़े खड़े आप जॉगिंग खड़े खड़े भी आप करते हैं, उससे आपके पॉजिटिव केमिकल्स जो है ना वो बेहतर होते हैं, ये चीज़ें। और अपने इर्द गिर्द अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करें। ऑरा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छी बात को अडॉप्ट करें और एंड पे अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसे भी आप खुद हैं और आप ही हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। सामने मोहतरम, प्रोग्राम गेस्ट लाउंज आप समात फरमा रहे थे रिफा FM 102.2 पे। ये प्रोग्राम हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे भी आप देख सकेंगे। आज हमारे साथ मौजूद रहीं डॉक्टर नबीला सदफ़ साहिबा, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और यहीं पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में PWD में डॉक्टर साहबा का क्लिनिक भी है, और बहुत सारे लोग जो है ना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं अपने बाज़ नफसियाती मसाइल का, जो आर्ज़ा आज हर तीसरे बंदे को तकरीबन लाहक है। जिस तरह का लाइफस्टाइल हमने अडॉप्ट करके रखा हो, इसलिए मैंने आखिर में जो सवाल डॉक्टर साहब से किया था कि कैसे अपने लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें कि हम बच सकें इन चीज़ों से। आज का जो मौजू था वो हमारी यंग जनरेशन यानी जेन ज़ी जो है हमारी आजकल, उसके क्या मसाइल हैं, कैसे कोप अप कर सकते हैं उन मसाइल से, उनकी एनर्जीज़ क्या, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं, इस पे बड़ी डिटेल के साथ गुफ्तगू हुई। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम अभी देखा या देख रहे होंगे, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी ज़िंदगी को इसके मुताबिक एक मुतवाज़न वे में जब लेके आएंगे तो इंशाल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में हमें मुआवनत हासिल रही हमारे ब्रॉडकास्ट इंजीनियर जनाब वाजिद महमूद की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान भट्टी को रिफा FM 102.2 के स्टूडियो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।